नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। सारणीकरण के बाद बालाघाट जनपद के 24 क्षेत्रों के सदस्यों को सौंपा विजयी प्रमाण पत्र। अब जनपद में सरकार बनाने की तैयारी प्रारंभ। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा अध्यक्ष, इस पर संशय बरकरार। एक साथ जन्मी 4 नवजातों की सकुशल हुई घर वापसी। शिशु गहन चिकित्सा इकाई से किया गया डिस्चार्ज। जन्म के बाद से थी हालत गंभीर, लगातार उपचार और देखरेख से स्वस्थ हुए बच्चे। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने ली प्रेस वार्ता। आयोग अध्यक्ष ने निकाय चुनाव के मतदाताओं का जताया आभार। आगामी कार्य योजनाओं को लेकर की चर्चा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्वाचन के बाद सारणीकरण का कार्य भी पूरा हो गया है। निर्वाचित जनपद सदस्यों को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विजयी होने का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है, जिसके बाद जनपद क्षेत्र में निर्वाचित विजयी प्रत्याशियों में आभार और विजयी जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार व्यक्त करना भी शुरू कर दिया है। अब जनपद में सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सारणीकरण के बाद जनपद पंचायत बालाघाट के सभी 24 जनपद क्षेत्र में निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत चुनाव में निर्वाचित होकर विजयी बनने का प्रमाण पत्र सौंपा। बता दें कि जनपद पंचायत बालाघाट में जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 में लखनलाल उइके, 2 में अंगूरी मड़ावी, 3 में धनवंता दीपचंद ठाकरे, 4 में बैजंती इनवाती, 5 में भुवनेश्वर मुलामचंद रजक, 6 में ज्ञान सिंह सयाम, 7 में मिथिला होमनलाल बागरेश, 8 में सावित्री कुंजीलाल रहंगडाले, 9 में दमयंती उइके, 10 में डॉक्टर शंकर बिसेन, 11 में प्रेमलाल दशहरे, 12 में सुनीता मुहारे, 13 में नेमीश राणा, 14 में ललिता डॉक्टर मात्रे, 15 में कुलदीप निकोसे, 16 में डॉक्टर रीता राकेश पांचे, 17 में ओमती चौधरी, 18 में श्वेता नीलेश राणे, 19 में दीक्षा मेश्राम, 20 में रोशनी अमित लिल्हारे, 21 में महेश शरणागत, 22 में फूलचंद सहारे, 23 में माधोराव वानाजी चौहान एवं 24 में रंजना वैद्य जनपद सदस्य पद पर निर्वाचित होकर जनपद पंचायत बालाघाट पहुंची हैं। बिजली कटौती की समस्या के निराकरण के लिए तहसील परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम डोरा और मोहगांव माल के ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय परसवाड़ा पहुंचकर बीते दिवस विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य दलसिंह पंद्री की अगुवाई में ज्ञापन देने पहुंचे ग्राम मोहगांव माल और डोरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से निवेदन किया है कि रोज रोज की बिजली कटौती से समस्त डोरा क्षेत्र तथा मोहगांव माल के ग्रामीण जन मानसिक रूप से परेशान है। क्षेत्रवासियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने से उन्हें अंधकार में ही जीवन यापन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था चालू है, परंतु कभी कभार ही बिजली मिल पाती है। इस हेतु डोरा क्षेत्र के ग्रामीणजनों ने विद्युत मंडल से गुहार लगाते हुए निवेदन किया है कि आए दिन होने वाली विद्युत कटौती के चलते अब वे तंग आ चुके हैं। इसलिए मोहगांव और डोरा क्षेत्र की लाइन को परसवाड़ा से काटकर उकवा लाइन में जोड़ा जाए, जिससे उन्हें समुचित बिजली उपलब्ध हो सके। सर, हम लोग ग्राम मोहगांव से आए हैं और जहाँ पे परसवाड़ा बिजली विभाग से हमारे डोरा के अंतर्गत आता है, जो कि आज समथिंग महीना भर के लगभग हो ही गया कि हम बिजली से परेशान हैं। तो हमें बिजली पर्याप्त रूप से मिल नहीं रही है और बिजली आती है तो 1 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार कटौती हो जाती है। उस बीच में लाइट फिर बैठ जाती है और लाइट बैठ जाती है तो लाइट बैठने के बाद ये लोग विश्राम करते हैं, उसके बाद में कटौती नहीं होती है। और जब फुल लाइट रहती है तब ये लोग कटौती करते हैं और डिम लाइट रहती है तो ये लोग रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ना इनको प्रॉब्लम होता है और ना ही हमारा कोई काम निकलता है। हम भी अपने काम के लिए फिर रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत दिनों से ये चल रहा है और हम पूरा ग्राम, पूरा एरिया हमारा परेशान है। इस वजह से हम इसी विषय में आज यहाँ परसवाड़ा बिजली विभाग के ऑफिस में आए हैं कि हमारा समस्या का समाधान हो। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा है कि परसवाड़ा अंतर्गत लाइन के जुड़े रहने से 24 घंटों में कुछ घंटे ही बिजली मिल पाती है। इस हेतु उन्होंने शीघ्र समस्या निराकरण किए जाने बाबत विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपकर विद्युत बहाली में हो रही समस्या के निराकरण किए जाने की मांग की है। अभी मैं इनके उच्च अधिकारी से बात किया,
उनका कहना है कि अभी इस समस्या का समाधान होना मुश्किल है, क्योंकि इनका कहना है कि बघोली में जो फीटर लगने वाला है वो जब लगेगा तभी समस्या का समाधान होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मंत्री का क्षेत्र है और इनके क्षेत्र में 3-3 माह से लाइट नहीं रहना गांव अंचल में। और दूसरा चीज़ तो ये भी बताना चाहूँगा कि 3 माह से मिट्टी तेल केरोसिन भी नहीं मिला है। अब 3-3 माह से लाइट नहीं है, बारिश का समय है, मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है और 2-3 लोगों को रात में सर्प के डसने से मृत्यु भी हो चुका है। तो इससे जाहिर होता है कि सरकार इधर ग्रामीण अंचल के लोगों को मारना चाहती है, इनके कोई सुध नहीं लेती। अगर सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं करते तो मुझे सड़क पे आके आंदोलन करना पड़ेगा, धरना भी करना पड़े तो मैं धरना करने के लिए तैयार हूँ। पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार द्वारा समाज की 25 महिलाओं को अमरनाथ दर्शन के लिए भिजवाया जा रहा है। यह सभी महिलाएं 15 जुलाई को बालाघाट से रवाना होंगी। इस दौरान अमरनाथ सहित आसपास के धार्मिक स्थल, वाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग सहित अन्य स्थानों का भ्रमण करेंगी। सभी अमरनाथ यात्रियों को अमरनाथ यात्रा की रवानगी के पूर्व संध्या पर पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार द्वारा सभी अमरनाथ यात्रियों का सम्मान किया गया। इस दौरान राजपूत क्षत्रिय सभा की महिला जिलाध्यक्ष मधु देवी राठौर ने बताया कि पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार द्वारा हम सभी 25 यात्रियों को अमरनाथ की यात्रा पर भिजवाया जा रहा है। हम सभी लोग 15 जुलाई को रवाना होंगे। हम लोगों को तैयारी होगी। 15 तारीख को हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कल सुबह, और गोलवाना से हम लोग जा रहे हैं। कहाँ अमरनाथ के अलावा कहाँ आप लोगों का भ्रमण? आप वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे दिल्ली, पहुँच जाएंगे सुबह हम लोग। फिर हम लोग को शाम को ट्रेन है जम्मू तवी से अमरनाथ, दिल्ली से जम्मू तवी के लिए। और उसके बाद हम लोग अब वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर अमरनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, चंडी देवी, कुष्मांडा देवी, इनके दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग अमृतसर जाएंगे, वहाँ बाघा बॉर्डर देखेंगे और जलियांवाला बाग और गुरुद्वारा के दर्शन करेंगे। और वहाँ से हम लोग की फिर वापसी 28 तारीख को है। तो हम आज यहाँ पे सभी लोग आप लोग एकत्रित हुए, किस लिए एकत्रित हुए थे? हम लोग को यहाँ पर सम्मान करने के लिए बुलाया गया था माननीय सरस्वार जी के यहाँ, कि आप लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो आपका सम्मान करेंगे हम लोग। पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने कहा कि अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम मिलता है। महिलाएं जिले सहित समाज की उन्नति, सुख समृद्धि और शांति की कामना को लेकर अमरनाथ यात्रा पर जा रही हैं। इन अमरनाथ यात्रियों का सम्मान किया गया, जहां वह क्षेत्र और समाज की उन्नति की कामना करेंगी। ये अच्छे कार्य के लिए अमरनाथ, वैष्णो देवी और भी जगह घूमकर आ रही हैं। बड़े मुश्किल से इन लोगों को घर छोड़कर भ्रमण का मौका मिला हुआ है और अच्छी जगह पर जा रही हैं। इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, इनसे कहता हूँ कि इस क्षेत्र के उन्नति के लिए, समाज के उन्नति के लिए प्रार्थना करके आएँ और अच्छे मन से घूम फिर के जाएँ, यही मेरी अपेक्षा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जनपद पंचायत कोसमी में सरपंच चुनाव के सारणीकरण के बाद तहसीलदार मार्को द्वारा 17 वोटों से निर्वाचित सरपंच अंबिका नगपुरे को विजयी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसके बाद गगन नगपुरे ने पत्नी अंबिका नगपुरे की रोमांचक जीत पर विजय जुलूस निकालकर ग्राम की जनता का आभार व्यक्त किया। गौरतलब हो कि ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच निर्वाचन में पूर्व में ही प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ओमकार माहुले द्वारा मतगणना में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग की गई थी। साथ ही पता चला है कि पराजित प्रत्याशी ओमकार माहुले ने इसको लेकर माननीय हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। फिलहाल विजयी प्रमाण पत्र के बाद जनता के बीच पहुंची निर्वाचित सरपंच अंबिका नगपुरे और पूर्व सरपंच एवं पति गगन नगपुरे ने जनता के प्रति आभार व्यक्त कर एक बार पुनः जनता का आशीर्वाद लिया और विश्वास दिलाया कि ग्राम के विकास में कोई कमी नहीं की जाएगी। वहीं एक सवाल के जवाब में पूर्व सरपंच गगन नगपुरे ने कहा कि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उनकी हमेशा से ही जनहित के कार्यों को लेकर विरोध रहा है, जिसका जवाब जनादेश के रूप में जनता ने हमें दिया है। वह जनादेश को स्वीकार कर ग्राम के विकास में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट में परिणाम को लेकर याचिका लगाई गई है, उसका जवाब माननीय न्यायालय में दिया जाएगा। देखिए, हमारे जो विपक्ष में खड़े हैं उन्होंने जनता का जो मताधिकार है उसको स्वीकारा नहीं है। उन्हें इस बात का अधिकार भी नहीं है कि वो
दोबारा जनता के बीच में जाए। जो जनता का जो अधिकार होता है उसे स्वीकारना चाहिए। आपने उसका हनन किया है और करते आ रहे हैं आप। मैं जनता से यही चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को हमेशा तिरस्कार करें जो जनहित के मामलों को और जनता के मताधिकार को नहीं स्वीकारता है। उनके द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई, क्या कहना चाहिए? उनके द्वारा हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है, अभी उसमें जो हमारे अधिकारी हैं, आरओ साहब हैं, ये जवाब देंगे, शासन उसका जवाब देगी। बाकी आज हमें प्रमाण पत्र मिल गया है, हमें विजेता घोषित हो चुके हैं और 17 वोटों से हमने जीत हासिल की है। सभी ये जितने मतदाता भाई हैं कोसमी के, जितने हमारे सहयोगी हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विजयी जुलूस के साथ जनता के बीच पहुंची नवनिर्वाचित सरपंच अंबिका नगपुरे का ग्राम की जनता ने स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी बेटी को ससुराल में छोड़कर मायके में रह रही मां और उसका मामा 14 जुलाई को मिलने इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 24 में आए थे, जहां महिला के पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और साले पर हमला कर दिया। दोनों ही घायल भाई बहन को कोतवाली पुलिस ने उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जिसमें साले के कमर पर चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि 3 वर्ष पूर्व गोंदिया जिले के कामठा निवासी पूजा भोयर का विवाह वार्ड क्रमांक 24 निवासी आकाश ठाकरे के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के कुछ माह तक सब अच्छा रहा, लेकिन लगभग 4 माह बाद ही पति आकाश ठाकरे और पत्नी पूजा के बीच पारिवारिक विवाद होने लगा। पति के काम धंधा नहीं करने और रोजाना शराब पीने की आदत से तंग पत्नी पूजा ठाकरे और आकाश ठाकरे के बीच अक्सर होने वाले विवाद से वह परेशान थी। इसी दौरान शादी के 1 साल बाद पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने के बाद पूजा को लगा कि सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन पति की आदत में कोई सुधार न होने और अक्सर विवाद करने के कारण पूजा अपने मायके कामठा चली गई थी। विगत 2 माह पूर्व ही वह बेटी को ससुराल में छोड़कर मायके चली गई थी और वहीं रह रही थी। 2 माह बाद गुरुवार 14 जुलाई को पूजा अपने भाई 24 वर्षीय संदीप के साथ बेटी से मिलने ससुराल आई थी। जब वह बेटी से मिलकर वापस जा रही थी, तभी पति आकाश ठाकरे शराब के नशे में आकर उससे गाली गलौज कर मारपीट करने लगा और आवेश में आकर पत्नी पूजा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे पूजा के हाथ में चाकू लगा। जब दोबारा आकाश ने पूजा पर हमला किया तो बीच बचाव करने आए उसके भाई संदीप की कमर में चाकू लग गया, जिससे खून बहने पर किसी तरह आकाश से बचकर पत्नी और साला घर से भागते हुए सड़क तक पहुंचकर किसी तरह एक अनजान शख्स की मदद लेकर दोनों घायल भाई बहन अस्पताल पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। मेरे हस्बैंड है, उसने बोले कि मेरे भाई ने बोले मैं रखता नहीं तेरे यहाँ, मैं अपनी बहन लेके जाऊंगा, तू बहुत मारपीट करता है, लड़ाई झगड़े करता है, मैं अपनी बहन नहीं रखूंगा। तो उसने चाकू से मेरे भाई को मार दिया, मेरे हाथ में भी मार दिया। अच्छा, आपको मार रहा था चाकू? हाँ, मेरे को मार रहा था चाकू। फिर क्या हुआ? फिर हम दौड़ते दौड़ते आए, एक लड़की की मदद लिए और रिपोर्ट देने आ गए थाने में। फिर वहाँ रिपोर्ट दिए, वहाँ के 2 पुलिस वालों ने हमको हॉस्पिटल लाए बुढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कामठा, गोंदिया कामठा। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी चांगटोला थाना अंतर्गत घुनाड़ी निवासी 21 वर्षीय सुरेंद्र उइके को बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास एवं 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने पैरवी की थी। विशेष लोक अभियोजन आरती कपले ने बताया कि 7 जनवरी 2019 को फरियादी ने थाना चांगुटोला में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को 5 जनवरी 2019 को सुबह 9:30 बजे घर से कहीं चली गई है। अभियुक्ति को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। दस्तयाब होने पर अभियुक्ति ने पूछताछ के दौरान बताया कि आरोपी सुरेंद्र द्वारा 5 जनवरी 2019 को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ कवर्धा छत्तीसगढ़ ले गया, जहां पर आरोपी ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। उक्त मामले को थाना चांगोटोला ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 क में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 376 2N में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है।
बीती रात्रि बैया रोड पर बस स्टैंड की ओर से तेज रफ्तार में जा रहे दोपहिया वाहन चालक ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल महिला की जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। चूंकि मामला रात का होने के कारण मृतक महिला 45 वर्षीय कलाबाई पति भोजलाल के शव का 14 जुलाई को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैया रोड निवासी कलाबाई बीती रात 9 बजे घर का कचरा फेंकने सड़क के दूसरी ओर गई थी, जहां से कचरा फेंकने के बाद जब वो घर वापस हो रही थी, इस दौरान ही बस स्टैंड की ओर से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल चालक ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला पास खड़े ट्रक के नीचे आ गई। घटना के बाद परिजनों द्वारा निजी वाहन से कलाबाई को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान चिकित्सक ने कलाबाई को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला कलाबाई उत्तर सामान्य वन मंडल में अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थ थी। सर बुआ कचरा फेंकने गई थी, साइड किनारे ट्रक लगा हुआ था, गाड़ी वाला आ रहा था, उसको दिखा नहीं, बुआ साइड में खड़ी थी, तो इसने गाड़ी वाले ने मार दिया, बुआ ट्रक के नीचे चले गए। बाद में हम लोग उठा के देखे, हमने कोई गाड़ी वाला से गिरा होगा, उसके बाद देखिए हमने जो हमारी बुआ थी, तो हमने फिर हमारा डॉक्टर थोड़ा सा किए, बुआ को देख के सिर्फ हॉस्पिटल लाए, उसके बाद बुआ की यहाँ पर डेट हो गई। क्या नाम है उनका, कहाँ रहती है? शारदा मंदिर वार्ड नंबर 13 रोड बालाघाट। क्या नाम है उनका? कलाबाई मानेसर। पति का क्या नाम है? पति नाम भोजलाल। क्या आरोपी को पकड़ लिया गया? आरोपी को पकड़ लिया गया है, अभी उसको हम देखे नहीं है, अभी वो वहाँ से चल गया है, उसको भिजा दिया गया है, उसकी गाड़ी पकड़ी गई है, सब लोग ने पकड़े हैं। कौन से वाहन से टक्कर हुई? टू व्हीलर होंडा। क्या लगता है किसकी लापरवाही थी? लापरवाही लड़की की हो सकती है, लेकिन वो साइड में कचरा फेंकी है साइड में और खड़ी हुई है, गाड़ी वाला एकदम से आया होगा, उसको ट्रक के सामने से दिखा नहीं होगा, तो गाड़ी वाले ने मार दी। तो ट्रक खड़ा था क्या? ट्रक खड़ा था, अभी भी खड़ा ट्रक वहाँ पर, तो गाड़ी जैसे मारा उसने टक्कर, तो वो अंदर घुस गया, तो हमने देखे कोने कोने में उसको गाड़ी वाला कोई भिड़ा होगा, ये शोर वोर आई होगी, देखे तो जाके बुआ। अच्छा, कितनी उम्र होगी उनकी? 45। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने 13 जुलाई को जिले में नगरीय निर्वाचन के तहत बालाघाट, कटंगी और लांजी नगर पालिका के वार्डों में पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए संपन्न हुए मतदान को लेकर मतदाताओं का आभार जताया है, जबकि आगामी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा भी की। आयोजित वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिले की जनता ने नगर की सरकार को चुनने के लिए जो उत्साह दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है और आगामी 20 जुलाई को चुनाव की मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह रही कि मतदान के दौरान बारिश न होने से मतदान की प्रक्रिया अच्छी तरह से पूर्ण हुई है और मतदाताओं ने मतदान को लेकर रुझान दिखाया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकताओं के लिए नाराजगी जताना जायज है, बावजूद इसके जनता ने मतदान को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए मतदाताओं को वे अभिनंदन करते हैं। कल बालाघाट नगर पालिका परिषद सहित बालाघाट जिले की 3 अन्य, एक हमारी नगर पालिका परिषद और एक नगर परिषद, 2 इनके चुनाव संपन्न हुए। सबसे बड़ी कृपा तो इंद्र भगवान ने किया कि पूरा मतदान पूर्ण होते तक सुबह ही हल्की से बारिश हुई थी, फिर दिन भर वर्षा नहीं हुई और मतदान का प्रतिशत संतोषजनक। पूर्ण रूप से आंकड़े नहीं आए, वास्तविक आंकड़े क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ 50% से ऊपर ही मतदान है। जिस तरह से मतदाताओं का रुझान और हर जो प्रत्याशी के काउंटर पे उनकी उपस्थिति थी, उनकी हाजिरी थी, वो इस बात को प्रभावित करती थी कि लोगों में उत्साह है और भारी उत्साह के वातावरण में चुनाव हुआ है। कई लोग कहते हैं कि फलाना काम नहीं हुआ तो बहिष्कार होगा। वास्तव में एक नाराज़गी व्यक्त करना सामान्य प्रक्रिया होना भी चाहिए, हमारे मतदाता का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद सभी ने मतदान का उपयोग किया है और इस लोकतंत्र की सही जो हमारा स्थान होता है, ग्राम पंचायतें और नगर परिषद, नगरीय निकाय, इन सब में बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। मैं सबका अभिनंदन करूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। बाइट।
वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार कटिबद्ध है और संकल्प भी है कि कामों को लेकर जनता के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर की सबसे प्रमुख समस्या सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण है, जिसे लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसके निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इसके निर्माण के शुरू होने पर ही विधानसभा में वोट जनता से मांगे, अन्यथा किस आधार पर जाएंगे। इसके साथ ही त्वरित समाधान के लिए अंडरपास ब्रिज निर्माण के लिए भी रेलवे प्रबंधन से बात की जा रही है। वहीं बालाघाट से सिवनी तक NH, जयस्तंभ चौक से डिवाइडर सड़क निर्माण, गायखुरी सड़क निर्माण और बालाघाट रेलवे स्टेशन तक सीमेंट सड़क निर्माण की कार्य योजना बन चुकी है, जिस पर आगामी दिनों में काम शुरू कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई ये जो बड़े काम जो स्वीकृत हुए हैं, इन कामों को कहीं चुनाव तक के तो नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो हमने कहा है वो चुनाव के दृष्टि से लिखा है, आपका विश्वास मजबूती से लिखा है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से दी गई राशि और वह राशि जो डिपॉजिट पैसा है वो न तो उसमें राशि की कमी होती है, न ही काम कभी कैंसिल होता है। तो आप देख लीजिए, अब कुछ ही दिन बाद हम जयस्तंभ से टोल नाका गरा तक डिवाइडर रोड का निर्माण करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ गौरव पथ का थोड़ा खराबी आ गया था, उसका भी पूरा निर्माण हो रहा है। सेन चौक से लेकर के मोगधामरा रोड बन के तैयार हो गया, पुलियों के काम जल्दी करेंगे। बाईपास का काम, जिसको अपन कह सकते हैं डेंजर रोड बाईपास, वो पूर्ण हो चुका है, पुलियों के काम चल रहे हैं। और अभी हमने यहाँ पर CM राइस स्कूल प्राप्त किया है, जिसके लिए 7 एकड़ ज़मीन हमने CM राइस स्कूल को ट्रांसफ़र कर दी। अभी मैं उसी संदर्भ में जा रहा हूँ कि वो जो जैन टैकेज के पास के स्कूल को इसमें जोड़ा गया है, तो प्राचार्य जी ने कहा कि इसमें कुछ अड़चन है, तभी हम स्थल का निरीक्षण करने जा ही रहे हैं। तो जो भी और समस्या होंगी उनको हम दूर करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमने 2 प्रस्ताव काफ़ी दिनों से दिए थे। एक तो था हमारा बालाघाट जागपुर का पुलिया, उसमें श्रेय कोई भी ले, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह प्रेस को पता है कि हमारे इस पुलिया का हमारी प्राथमिकता में था, क्योंकि उस समय में हमने कुम्हारी का पुलिया स्वीकृत कराया, फिर वही बजटीय स्थिति आने से इसको हम बजट नहीं दे सके। फिर रेगुलर बजट में इसको जोड़ करके मुझे लगता है इसका वित्तीय अनुमोदन 1-2 दिन में हो जाएगा। और उसके बाद जागपुर बालाघाट का जो उच्च स्तरीय पुलिया वैनगंगा नदी पे बनेगा, इसके टेंडर की कार्रवाई हम जल्दी चालू करना चाह रहे हैं, जल्दी हम जारी करेंगे। इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसमें कोई श्रेय लेने का विषय नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की, और बीजेपी में यदि कभी भी चर्चा होगी तो मुझे नहीं लगता कि गौरी शंकर बिसेन को इनकार करके उनको दूर रख के कोई चर्चा होगी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत भी सदन से चर्चा हुई और हमको उसमें बजट मिल रहा है। हमारा जो रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के लिए हमको बजट मिल गया, और माननीय मुख्यमंत्री ने उस दिन जब आए थे चुनाव प्रचार तब भी कहा, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने अन्य संशोधन कहा था उसको संशोधन को पूरा करके टी पॉइंट बनाते हुए जो बैयर बाईपास तक भी एक और वे होगा, और एक पुलिया बैयर वाले जो रुक जाएंगे रेलवे का रेल मार्ग बंद होने पर, तो उससे वो आगे बढ़ सकेंगे। और ये जो हमारा नियमित बालाघाट गोंदिया मार्ग है, इसमें तो चलेगा ही, ट्रैफिक कभी नहीं रुकेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम बहुत जल्दी भटेरा का रेलवे क्रॉसिंग का पुलिया बना देंगे या गर्रा का सामने वाला बना देंगे। जैसा जैसा बजट आता जाएगा धीरे इनको करेंगे, लेकिन सबसे अत्यंत आवश्यक था गोंदिया से रेखा वाला, तो उसके लिए हमारा वित्तीय प्रबंधन हो चुका। इसी सप्ताह उसके आचार संहिता टेंडर लगाएंगे और निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। मैंने तो पब्लिक के सामने कहा है कि यदि रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज GJ36 हमने प्रारंभ नहीं कराया तो फिर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम जनता के पे जाके वोट मांगे। और इसलिए खुली हमने हमारे मतदाताओं को अवसर दिया है कि हम काम के आधार पे वोट चाहेंगे, वरना हम आपका काम नहीं करने पाएंगे तो फिर हमको वोट देने का कोई अधिकार नहीं। जिले के किरनापुर क्षेत्र के ग्राम जराही निवासी प्रसूता प्रीति पति नंदलाल मेश्राम को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में 23 मई को एक साथ 4 नवजात शिशु हुए थे। जन्म के साथ ही नवजातों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा था, जिनके स्वस्थ होने पर आज सकुशल घर वापसी हुई है। इस दौरान आईसीयू यूनिट में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है।